हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 वाला जो हमारा न्यूज़ है इसको देख लेते हैं। ऐसे तो देखो अभी ना इसको कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फाइनल स्थिति जो है वो एक हफ्ते के अंदर अगले जो है क्लियर होगी, तब हम इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्लियर कट पढ़ सकते हैं। और जो बाकी पूरी भी बेसिक नॉलेज थी चंद्रयान 3 की, वो ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है। जस्ट इन केस आप लोगों को नहीं पता है चंद्रयान 3 के बारे में, या फिर पहली बार इस सेशन को देख रहे हो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को द हिंदू चंद्रयान 3 क्लैट पॉइंट लिख के सर्च कर देना है। सबसे ऊपर वो द हिंदू का वीडियो आ जाएगा, जिसमें चंद्रयान 3 की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमने वो डिस्कस करी हुई है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे अभी क्योंकि ये जस्ट 2 मॉड्यूल्स जो थे उनका सेपरेशन हुआ है, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अभी एक बार फाइनल जब फिर से सारी चीज़ें हो जाएं, तब एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे पूरे टॉपिक को, ठीक है। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में हमने सब कुछ देखा हुआ है, 1, 2 सारी डिटेल डिस्कस करी थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो वही है ये, इसमें यहाँ पे अभी कुछ अलग से हमें नहीं जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स इट, बढ़ते हैं आगे। और आज का क्विज का क्वेश्चन भी है मेरा आप लोगों से, यही है कि पहली बार चंद्रयान मिशन जो है भारत ने कब भेजा था। मेरा फिर से क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत ने पहली बार किस ईयर में भेजा था। इसके बाद गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, क्या है ये न्यूज़। देखो, हमारे भारत में एक एक्ट था जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ठीक है। 1969 का था, तो पहले आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी पुराना था। आप नाम से भी समझ सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं उससे रिलेटेड है। तो 1969 में डिजिटल चीज़ें तो थी नहीं। देखो, यही होता है कॉमन सेंस से कभी कभी आंसर करना, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड का आंसर करना। अब अगर कोई नया बिल आएगा तो इनसे रिलेटेड होगा, तो क्या होगा, डिजिटल पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो 2023 करके इसी का एक सेम नाम से जो है वो अभी बिल हमारे पार्लियामेंट में आया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें हैं। और प्रोबेबली शायद पास भी हो चुका है, अभी प्रेसिडेंट के पास जा चुका है, कुछ इस तरीके का है। भी एग्जैक्ट मुझे पोजीशन पता नहीं है, क्योंकि अपने को देखना है इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इस एक्ट के बारे में। बहुत कुछ ऐसा है नहीं इसमें, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को रिप्लेस करने की बात करता है, अमेंड करने की बात करता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है वो देखो कॉन्करेंट लिस्ट में जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब देखो, मैंने कल भी बताया था कि एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट रखती है, जैसे कि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। फिर जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब कि दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसके बाद क्या की फीचर्स हैं जो नया वाला अमेंडमेंट आया है। सबसे पहले मैंने आपको बोला डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो कागज़ लाने जाने, लाइन में लगना, प्रोसेस फॉलो करना, उन सब की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल अप्लाई कर सकते हो, डिजिटल मिल जाएगा। आपकी आधार डिटेल आपके सर्टिफिकेट से लिंक कर दी जाएगी, प्लस फिर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा जिसमें डेथ, बर्थ, सबका डेटा वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे एक देखो आर्टिकल है, फाइटिंग स्टेरियोटाइप्स। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए सभी लोग। ये आर्टिकल बेसिकली जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मॉड्यूल निकाला है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक हैंडबुक जो निकाली है जिसमें काफ़ी सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स जो वुमेंस के लिए यूज़ होते थे उसको चेंज करके कुछ नए शब्द बताए हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कल भी हमने इसको डिस्कस किया है, बट आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जस्ट इन केस आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपोजिशन को जवाब देते हुए ना कांग्रेस को बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया था, और उन्होंने कहा था कि यार आप क्या बोल रहे हो मणिपुर के बारे में। आपने तो खुद मिजोरम के ऊपर 1966 में बॉम्ब फिकवाया था। मतलब आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, पूरी कहानी हम समझेंगे। लेकिन ये हुआ है, ये एक्चुअल में एक फैक्ट है कि कांग्रेस के टेन्योर पे हमारी जो एयरफोर्स है उसने भारत के एक पार्ट के ऊपर, मतलब आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ये कभी हुआ है, और आई थिंक लास्ट भी है। इसके बाद तो मुझे कोई इंसिडेंट याद नहीं आता है जिसपे हमारी एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर ही बॉम्ब फेंके थे चीज़ों को कर्टेल करने के लिए। अब ये क्या है इशू,
वो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो आसाम के अंदर ना एक मीजो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, आसाम के अंदर एक मीजो डिस्ट्रिक्ट था। तो आसाम में जो मीजो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे ना, वो ये फील करते थे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जिसके वजह से एक प्लानिंग होने लगी इंसर्जेंसी करने की। ये प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रही थी, बट इसको इन्होंने फाइनली एग्जीक्यूट किया 1966 के स्टार्टिंग मंथ्स में। और इस इंसर्जेंसी की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर विद इन वन डे इन्होंने पूरा ऐजवाल जो है वो कैप्चर कर लिया मिजोरम का। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस वुलिस खत्म कर दी वहाँ पे, पूरा कंट्रोल जो है ऐजवाल जो जगह है पूरा का पूरा इन्होंने ले लिया, ठीक है। जो ऑपरेशन जेरिको के नाम से जाना गया था बाय द इंसर्जेंट ग्रुप्स, और इसको लीड किया गया था मीजो नेशनल फ्रंट के द्वारा। मीजो नेशनल फ्रंट ने एक दिन के अंदर पूरे ऐजवाल को कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन का नाम था जेरिको, और इसमें इनको इतनी सक्सेस इसलिए मिली ना कि ये जो हैं उस समय देखो ईस्ट पाकिस्तान होता था, जो बांग्लादेश है ना आज की डेट में, वो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था ना। तो यहाँ से इन्होंने सारे हथियार लिए थे। पाकिस्तान तो चाहेगा इंडिया में शांति ना रहे, प्लस हमारी जो आसाम राइफल्स है ना, उसके बहुत सारे एक्स सर्विसमैन एंड उस समय जो प्रेजेंट सर्विसमैन थे उनका भी इनको बहुत सपोर्ट था, जिसकी वजह से इनको मिलिट्री की नॉलेज और चीज़ों की नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जब चीज़ें हुई तो फिर आप ये समझ लो कि आर्मी ने भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करी, हेलीकॉप्टर से आर्मी वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीचे से जो है उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई जिससे कि वो लोग उतर नहीं पाए। तो इसीलिए मतलब ऐजवाल को वापस रिक्लेम करना बड़ा दिक्कत का विषय था। तो उस समय इसको कर्टेल करने के लिए जो है, ख़त्म करने के लिए जो है, हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई एयरफोर्स को भेजो, और एयरफोर्स वहाँ पे गई, इन्होंने बॉम्बार्डमेंट करी। जिसके बाद जब उस जगह से लोग इधर उधर तितर बितर हुए, तब फिर आर्मी भी लैंड से पहुंची। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया था। तो यही आपकी जो पहली आप कह सकते हो कि मिजोरम इंसर्जेंसी थी उस समय जो हुई थी 1966 में। और ऑपरेशन जेरिको क्या है ये मैंने बता दिया है। एक्चुअली देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इसका नाम लिया है पार्लियामेंट के अंदर, तो ऐसी चीज़ें इस वजह से न्यूज़ में आ जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो अभी आज एक एडिटोरियल आप देखोगे टेक्स्ट वाले पेज पे है, ठीक है, टेक्स्ट वाले पेज पे या एडिटोरियल पेज पे देख लेना। इट इज़ रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक। डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में आया हुआ है। हमने वैसे काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों में से जिनको पता है तो आप इसके आगे टाइम वेस्ट मत करना, पर जिनको नहीं पता है प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, पूरा आपके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो हमारा रह गया है क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये 2-3 दिन पहले न्यूज में आया था कि मानसून सेशन में इसको लेके आएंगे। तो ये है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था, देयर वाज अ बिल जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां थी। तो उसको वापस लेके 3 मंथ के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका इन्होंने नाम रखा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। क्लियर हुआ, ये नया बिल लाया गया इसके जगह पे। तो इसका नाम क्या हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको डिटेल में समझेंगे, नोट्स में अपने बना लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो नया बिल है ना, ये 7 प्रिंसिपल पे आया है। किस पे आया है, 7 प्रिंसिपल पे। पहला कि पर्सनल डेटा जो है ना, इट शुड बी यूज्ड फॉर लॉफुल फेयर टू इंडिविजुअल्स कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी इलीगल काम के लिए डेटा ले रहे हो या फिर आप सामने वाले बंदे को गुमराह करके उसका डेटा ले रहे हो। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेकेंडली, पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर इट वाज कलेक्टेड। जैसे कि आपका कोई डेटा आपने किसी ऐप पे दिया, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया, तो बस उसी लिए यूज होना चाहिए, नहीं कि वो ऐप जो है वो कहीं और आपका डेटा बेच रही कि भाई ये नंबर था। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक बंदे को डायबिटीज है, ठीक है, वो डायबिटीज की कोई ऐप है, उस पर जाके चेक कर रहा है कि भाई मैं कैसे अपने आप को सही करूं। अब वो कंपनी वो डेटा जो है ना डायबिटीज के डॉक्टरों को दे रही है कि भाई तुम कॉल करो, इसको डराओ, इसको डायबिटीज है और फायदा उठाओ। ये सब अलाउड नहीं है। थर्ड, डेटा मिनिमाइजेशन की बात करता है। ये क्या होता है डेटा मिनिमाइजेशन? डेटा मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ना गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप क्लैट पॉइंट का ही ले लो एग्जांपल। जब आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हो, हम आपसे लेते हैं नाम और नंबर और मेल आईडी। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें।
पर कल को हम आपसे आपके फादर का नाम भी लें, उनका भी नंबर लेने लग जाएं, आपकी मदर का नाम लें, उनका भी नंबर लेने लग जाएं, तब हम गलत कर रहे हैं। तो डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब यह है कि भाई जितना काम है ना बस उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। द फोर्थ प्रिंसिपल पुट्स एन एम्फेसिस ऑन डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। ठीक है, समझ में आया? डेटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि सही डेटा लो। अब जैसे मुझे आपका मोबाइल नंबर और नाम और मेल का काम है और मैं पूछ रहा हूं आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, तो ये नहीं है कि फ्लिपकार्ट अब 5 साल तक आपका क्रेडिट कार्ड नंबर रखेगा, नहीं, वहां पे टाइम पीरियड होना चाहिए, आपने जितना सेलेक्ट किया है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, दे शुड बी रीजनेबल। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं था या इसमें से कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लैट का पेपर अब जो आ रहा है ना उस हिसाब से सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिटेल में आते हैं, थोड़ा फोकस करना। The sixth principle says that there should be reasonable safeguard to ensure there is no unauthorized collection or processing of personal data. ठीक है। Seventh principle कहता है the person who decides the purpose and means of the processing of personal data should be accountable for such processing. जैसे मैंने डिसाइड किया कि आपका नाम नंबर लेना है हमारी कंपनी में, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए। What are the key feature of digital data protection bill? सबसे पहला कि डेटा प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है। डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे हमारी ऐप पे आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो आप डेटा प्रिंसिपल हो, लेकिन अगर आप 18 से कम हो तो आपके जो गार्जियन है दे विल बी कॉल्ड एज डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूशरी हम हैं जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने एग्जांपल समझा रहा हूं कि थोड़ा समझने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर आप बाबा प्रोसेसिंग कह रहे हो, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग तो ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा। जैसे कि आपका डेटा मैंने लिया तो मैं क्या करता हूं, जैसे कोई हमारे ऐप पे नया कोर्स लेता है, उसका डेटा रहता है हमारे पास, तो हम उसके नंबर पे उसको कांटेक्ट करते हैं, हम उसके एड्रेस पे बुक्स भेजते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, यही जो डेटा का यूज हो रहा है, इसी डेटा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। पर्सनल डेटा, एनी डेटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई कुछ डेटा फिड्यूशरीज क्रिएट किए जाएंगे उन लोगों को जो बहुत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ यार इनको डेटा का ज्यादा काम पड़ता है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ हैं, तो ये डेटा फिड्यूशरीज हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज हैं। और ऐसी जो एंटिटीज गवर्नमेंट चुनेंगी उनको अपना डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाना पड़ेगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, द बिल इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल शुड बी एबल टू एक्सेस बेसिक इंफॉर्मेशन लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। भाई आपने फ्लिपकार्ट डाउनलोड किया, कोई तमिल का बंदा है, उसको तमिल आती है, पर आपने इंग्लिश में उसको पूरा दे दिया डेटा के बारे में, प्रिवेसी के बारे में, उसे बेचारे को समझ में नहीं आया, उसने ओके कर दिया। आपको 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है ना उन सभी में अवेलेबल कराना होगा कि आप डेटा का यूज क्यों कर रहे हो। राइट टू कंसेंट, इंडिविजुअल्स नीड टू गिव कंसेंट बिफोर देयर डाटा इज प्रोसेस। पहले आपका कंसेंट जरूरी है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपका डेटा प्रोसेस कर लिया जाए। एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि उनका डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव द राइट टू विड्रॉल कंसेंट फ्रॉम अ डेटा फिड्यूशरी। आप डेटा फिड्यूशरी कौन है, डेटा प्रिंसिपल कौन है, मैंने बता दिया, इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं। आप डेटा फिड्यूशरी से अपनी कंसेंट वापस भी ले सकते हो कि भाई अब आप हमारा डेटा यूज मत करो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, राइट टू इरेज, आप इरेज करवा सकते हो। राइट टू नॉमिनेट, आप अपने मरने के बाद ये कह सकते हो, जैसे मैं घोषणा कर दूं कि मेरे फादर जो है मेरे बाद रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो जहां जहां मैंने डेटा डाला हुआ है वो गार्जियन है, ही इज द नॉमिनी, ही कैन आस्क देम टू डिलीट इट। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था राइट टू नॉमिनेट। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात करी जा रही है जो कि इस बिल को इंश्योर करेगा कि ये सभी जगहों पे ढंग से इंप्लीमेंट हो सके और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो फिर ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस मैटर को देखे। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, मतलब ये बिल जो है ना ये अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, दे प्रोवाइडेड है सुटेबल डेटा सिक्योरिटी लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में अलाउ करेगा, गवर्नमेंट ने जिन जिन कंट्री को ऑथराइज किया होगा उन जगहों पे ये मानेगा। ठीक है, और इंडियन जो है ऐसी जगहों पे होना चाहिए ये जगह क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, मतलब उन्हीं कंट्रीज को ये अलाउड है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी और गवर्नमेंट बहुत ही इजीली उन जगहों पे रीच कर सके, तभी ये अलाउ किया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर डेटा फिड्यूशरी, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक की पेनल्टीज है अगर आपने इसका कोई भी किसी डेटा फिड्यूशरी ने वायलेशन किया। अगर आप एज ए डेटा प्रिंसिपल आप कोई डेटा डाल रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, फ्रॉड डाल रहे हो, तो आप पे भी फाइन लग सकता है 10,000 रुपए तक का। नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जेम्पशन इसमें भी दिए गए हैं। देखो जो 2019 का बिल था ना, उसमें यह कहा गया था कि देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी चीजों से एग्जेम्प्टेड है और गवर्नमेंट आपके डेटा को ले सकती है किसी भी पर्पस के लिए। ये 2019 वाले बिल में भी था डेटा प्रोटेक्शन में, तब भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था और अभी भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ये क्यों किया गया है, गवर्नमेंट को क्यों अलाउ किया गया है। लेकिन फिर मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उनसे डेटा नहीं लेगी या फिर गवर्नमेंट की जो संस्थानें हैं वो डेटा नहीं लेगी तो फिर देश की सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करना जो है ना थोड़ा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर देयर इन अदर नेशन, तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन मॉडल है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, वैसे ही और भी बहुत जगहों पे है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन रेजिमा कहां से आया, तो आप यहां से इसकी शुरुआत मान सकते हो। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस था। इसमें यह कहा गया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है और इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल की नीड जो है वो फील होने लगी थी और इसके चलते हुए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी, जिन्होंने पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया था जो बाद में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर बैकग्राउंड में नॉइस वाला इशू था तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।